फिनॉल। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे। आज हम लोग फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। तो हेडिंग लिखिएगा, क्या हुआ, हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जाएगा। तो इसके पहले हमें फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। देखिए, अगर देखा जाए फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले फिनॉल लिख लीजिए ऐसे। फिनॉल, यहां OH ग्रुप लगा हुआ है, अब इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे इधर ब्रेक हो जाएगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे समझ रहे हो ना। तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से लोन पेयर अट्रैक्ट होकर के बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। पहला, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड और ऐसे यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इस पर ऐसे हो जाएगा प्लस चार्ज। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना हो तो इस बॉन्ड को फिर इधर ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस में फिर बॉन्ड बनेगा और यहाँ नेगेटिव फ्री हो जाएगा। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इस पर हो जाएगा ऐसे प्लस चार्ज। ये है फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर देखा जाए यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो OH ग्रुप है अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अर्थो पोजीशन एंड पैरा, इसको बोलते हैं अर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जस्ट सामने वाले कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो जो OH ग्रुप है ये अर्थो, पैरा एंड अर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है ना, ये अर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। OH ग्रुप क्या है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है, तो इस वजह से इसको और क्या नाम दिया गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन बेंजीन, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या हो गया, हेंस इट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी इसको बोलते हैं OH ग्रुप को। तो तुम कॉन्सेप्ट एक दिमाग में फीड कर लो कि कोई भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है और उससे जो की एटम कनेक्टेड है वो अगर लोन पेयर कंटेन, ये एटम, इसी को की एटम बोलेंगे, कोई भी डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम की एटम माना जाता है। मान लेते हैं A जुड़ा है तो ये A हो गया की एटम, और अगर की एटम पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो ये जो की एटम हो जाएगा इसको बोलते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है अगर की एटम पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। और अगर की एटम पर पॉजिटिव चार्ज या मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम हो जाए तो उसको -M ग्रुप भी बोलते हैं और वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग।
तो अगर देखा जाए रियल में यहाँ होगा क्या, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव। तो अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, अर्थों पर। ऐसे ए के प्रेजेंस में एक बार इलेक्ट्रोफाइल अर्थों पर जुड़ेगा और ए के प्रेजेंस में एक बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर जुड़ेगा। तो पैरा हमेशा मेजर बनेगा और ये माइनर। लेकिन अगर अर्थो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले किसी वजह से तो अर्थो वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन 99% उम्मीद यही है कि पैरा वाला हमेशा मेजर। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए दो जो ग्रुप लगे हुए हैं इनके बीच में डिस्टेंस काफी है, तो यहाँ लेस रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन होगा। और रिपल्सन जब कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा वाला। क्लियर है ना। इसका मतलब इस टाइप से फिनॉल रिएक्शन करेगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर फिनॉल पर अटैक करा दिया जाए तो एक बार अर्थो पर जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम रिएक्शन इसका करते हैं हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन रिएक्शन इसका देखते हैं। हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का हाइलोजिनेशन किया जाए तो फिनॉल का अगर हाइलोजिनेशन करें तो ये है आपका फिनॉल, ये आपका है फिनॉल OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। और अगर हाइलोजिनेशन किया जाए, मान लिया ब्रोमिनेशन करना चाह रहे हैं, तो अगर ब्रोमिनेशन करें Br2 इन CS2 सॉल्वेंट ले लिया जाए, वाटर ना ले, सॉल्वेंट क्या ले CS2, और टेम्परेचर थोड़ा कम ही है 278 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। तो यहाँ आपको पता है CS2 जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा ब्रोमीन का जनरेट नहीं होने पाएगा और एक बार Br अर्थों पर जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर। तो OH यहाँ है, एक बार Br अर्थों जोड़ देना है आपको और एक बार ऐसे OH तो है ही, एक बार Br कहाँ जोड़ देंगे, पैरा। मेजर कौन होगा, पैरा वाला मेजर हो जाएगा और अर्थों वाला क्या होगा, माइनर। तो ये ध्यान देना, कई बार सेमेस्ट्री में रिपीट हुआ क्वेश्चन, अगर Br2 इन CS2 है तो आपको केवल एक कंपोनेंट ऐड करना है बस। बात समझ में आया। और अगर Br2 अगर है वाटर के साथ या 3Br2 डायरेक्ट लिखा हुआ है तो 3 ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा है, मान लिया ऐसा लिखा है Br2 H2O के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। कभी कभी स्टेटमेंट लिखते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 H2O, बात एक ही है। तो ये है पोलर सॉल्वेंट। ये अगर देखा जाए कंसेप्ट वाली बात, ये देखा जाए ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर की वजह से ज्यादा ब्रोमीन यहाँ जनरेट नहीं हो पाया, क्योंकि जो पोलर होते हैं वो पोलराइज कर देते हैं, ज्यादा आयन से जनरेट हो जाएगा। और ये जो H2O आप यहाँ देख रहे हो ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो अगर इसका हम लोग सिस्टम देखेंगे तो यहाँ ज्यादा Br जनरेट हो जाएगा, या तो फिर ऐसा एरो पर लिखा रहे 3Br2। तो अगर 3Br2 है तो इसका मतलब एक्सेस में ब्रोमीन जोड़ना है। तो कहां कहां ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, अर्थो पैरा के सभी पोजीशन पर आपको Br जोड़ना है। तो OH यहाँ है, यहाँ भी Br जोड़ देंगे, यहाँ भी Br जोड़ देंगे और यहाँ भी। तो इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोफिनॉल या 4 ब्रोमोफिनॉल। क्लियर है। तो ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इस चैप्टर से आ जाए और चाहे हाइलोवेरिन्स में या किसी भी चैप्टर से हाइलोजिनेशन का रिएक्शन दे सकता है। स्पेशली ये ध्यान देना है Br2 का रिएक्शन CS2 के प्रेजेंस में हो रहा है कि Br2 का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े।
कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यू चैप्टर। कल सभी इन टेक्स्ट के सवाल कराएंगे। जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो अल्कोहल ईथर फिनॉल का इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज और फिर बाद में एग्जाम्पल। तो कल एक दिन तो ये कर लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए छुट्टी जो दीपावली का होगा उसमें एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ऑनलाइन मोड में। जो ऑनलाइन बच्चा नहीं फॉलो कर सकता है वो ऐप इंस्टॉल कर ले, बाद में वीडियो अपना देख सकता है, न्यूक्लियन एकेडमी ऐप। कूपन हम लोग बना रहे थे, कूपन बन नहीं पा रहा 100% ऑफ में। कल कूपन बनाने की कोशिश किया जा रहा था, उसमें 90% से ज्यादा ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जीएसटी वगैरह लग रहा है और सर्वर का चार्ज लगता है, तमाम दुनिया भर का चार्ज है, तो कुछ मतलब वहां पे करना पड़ता है। तो जो कोर्स है 12th केमिस्ट्री अग्नि सीरीज का, वो आपका लगभग 1000 का है, जिसमें 90% ऑफ है इस समय कूपन के थ्रू। जो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उस कूपन को यूज करके एंटर कर सकते हैं, तो उनको केवल देना पड़ेगा 100 रुपीज। तो और वहीं जाकर के आपको पे करना पड़ेगा, वो मतलब ऑफलाइन मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं वो लगभग उसमें आ रहा कैलकुलेशन में 102.25 के आसपास। इतना अगर आप पे कर देते हो तो आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो एंड रिटन नोट्स वगैरह एक जगह आपको सिस्टमेटिक वे में मिलने लगेगा। जैसे मान लिया किसी दिन क्लास मिस हो गया तो आपको रेगुलर वे में मिल जाएगा नोट्स वगैरह। बैकअप के लिए है। अगर देखा जाए जो ऑफलाइन आते हैं रेगुलर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी मान लिया नहीं आए, जैसे धैर्य चले गए बिहार और 5-6 दिन का क्लास गैप हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ऑफलाइन का पहले यही ड्रॉबैक था कि जो पढ़ा दिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है, बच्चे छोड़ गया पूरा। देखिए बच्चों, अब ये था हाइड्रोजनेशन, अब इसके आगे हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। फिनॉल का नाइट्रेशन हम लोग करते हैं। देखिए नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देखिएगा बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट हेडिंग सेकंड पार्ट इसका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा, हाइड्रोजनेशन में क्या ऐड हुआ था, हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो गया था ना, और नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन फिनॉल। इसमें क्या होगा, फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस होगा, ऐड होगा। जैसे ये है फिनॉल बच्चों, ये आपका है फिनॉल, और आपको पता है फिनॉल का OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें, अगर इसका रिएक्शन कर दें बच्चों डाइल्यूट HNO3 के साथ, ध्यान देना, समझिए ध्यान से, अगर इसका रिएक्शन कर दिया जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ। अच्छा, नाइट्रेशन का मेनली जो हम लोग कैटलिस्ट यूज किया करते थे नाइट्रेशन कराते समय प्रीवियस चैप्टर में, तो क्या यूज करते थे, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 ना, वहां H2SO4 भी लेना पड़ता था,
केवल HNO3 से काम नहीं हो पा रहा था डाइल्यूट, यहाँ इसी से काम हो जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये खुद एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है। ये अपना H+ दे करके यहाँ से मैकेनिज्म में NO2+ जनरेट कर देगा, समझ रहे हो कि नहीं? इस वजह से डाइल्यूट से ही काम चल जा रहा हो, केवल HNO3 ही यूज करना पड़ रहा है। वहां ऐसा कुछ था जैसे हेलोरिन एसिड थोड़ी है, तो वहां अलग से H2SO4 हमें यूज करना पड़ता था। तो अगर देखा जाए इसके प्रेजेंस में क्या निकलेगा? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और ये यहां देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये अर्थो पोजीशन है, ये अर्थो पोजीशन, ये मेटा और सामने वाला जस्ट पैरा। तो ये NO2+ कहां कहां जुड़ेगा? अर्थो एंड पैरा पर। तो दो प्रोडक्ट यहां बनेंगे, एक बार फिनॉल से हम लोग अर्थो पर लगा देंगे NO2, और एक बार हम लोग फिनॉल के पैरा पर लगा देंगे NO2। तो दो सिंगल प्रोडक्ट दे देगा, अर्थो एंड पैरा। अच्छा, अब यहां बताओ मेजर कौन होगा? अब यहाँ अर्थो वाला मेजर हो जाएगा, अर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, तो ये मेजर बन गया। यही केवल ऐसा केस है जहां ये मेजर बन जा रहा है। बाकी 99% एग्जाम्पल में हमेशा कौन मेजर रहेगा? पैरा वाला। तो ये मेजर और ये हो गया माइनर। मेजर बनने क्या रीजन है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर है। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों हम लोग कर दें किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रो ग्रुप, कंसंट्रेट टर्म यूज हो गया, मतलब नाइट्रो ग्रुप ज्यादा जनरेट होंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तभी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म यूज हुआ मतलब ज्यादा NO2+ ऐड होगा, और ज्यादा ऐड होगा मतलब कितना? जितने पोजीशन है अर्थो पैरा पर सब पर जोड़ देंगे। तो कैसे क्या बनेगा? यहाँ देखिए OH है, अर्थो पर NO2 जुड़ा, इसके NO2 अर्थो पर जोड़ देंगे और यहाँ भी जोड़ देंगे। इसका नाम है बच्चों, नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? पिक्रिक एसिड। एक बार और हम लोगों को ये मिला था, ये पिक्रिक एसिड है। और अगर देखा जाए पूरी ऑर्गेनिक के एसिड से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब ऑर्गेनिक का ऐसा कोई एसिड नहीं है जो पिक्रिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक के सभी एसिड ऑर्गेनिक के एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब अगर एसिड की एसिडिटी की बात किया जाए तो इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में? ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में, क्योंकि वो H+ आसानी दे सकते हो। ऑर्गेनिक का स्पेशल बात ये है कि ऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, और कोवैलेंट कंपाउंड जल्दी आयनाइज नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हुए होते हैं। लेकिन जो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इन जनरल अगर देखा जाए तो बने होते हैं आयनिक बॉन्ड से, और आयनिक बॉन्ड कैटायन एनायन होता है, कैटायन एनायन होने की वजह से वो आयनाइज हो सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है आयनिक कंपाउंड अगर है मतलब इनऑर्गेनिक, मतलब वो आयनाइज होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा उधर हो सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक एसिड होंगे। तो लेकिन अगर ऑर्गेनिक में कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा अपने ऑर्गेनिक वाले स्लॉट में। बात समझ में आया? कौन? पिक्रिक एसिड। नोट करिए। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब हम लोग और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शन, जैसे कोल्बे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम्ड रिएक्शन। कोल्बे और रीमर टीवर में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आता है, फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग कोल्बे रिएक्शन देखेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो फिर आगे बढ़े।
लिखिए। देखो एक सवाल ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? पैरा वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर इन दोनों की हम लोग बात करें, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ फिनॉल लगा हुआ है और यहाँ N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगर देखा जाए यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से कनेक्ट है ना, तो ये हाइड्रोजन दोबारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, इसी को बोला जाता है क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम पैरा की बात करें, मान लिया एक कंटेनर में इसको रखते हैं ऐसे, इसको मिटा दें, एक कंटेनर में इसको रख दिया जाए ऐसे, और यहां दूसरा मॉलिक्यूल ले लें ऐसे, और OH ऐसे, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहां भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में बनेगा ऐसे ना। तो क्या नीचे वाला आर्थोनाइट्रोफिनॉल ऊपर वाले आर्थोनाइट्रोफिनॉल से अट्रैक्ट है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं, वो आपस में ही विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है। लेकिन अगर दूसरा कंटेनर ले लिया जाए, दूसरा कंटेनर लिया जाए और इसमें, इस कंटेनर में हम लोग एक बना दें ऐसे, ऐसे, और दूसरा मॉलिक्यूल ले लें ऐसे, ऐसे बनेगा। तो अगर देखा जाए दूसरे वाले कंटेनर का जो मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल, एक देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो ये दोबारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, तो यहाँ बिटवीन द मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या था? इंट्रा ये है, ये क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये बताओ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से सिस्टम ज्यादा एसोसिएट टाइप का हो रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना ऐसे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 20 50 हजार ज्यादा लोग कनेक्ट होते जाएंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ नहीं जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ जाएगा तो क्या इसको हम बॉयल कर पाएंगे आसानी से? अगर यहाँ हम अगर बॉयल करना चाहें ऐसे, हीट करना चाहें, अगर इन दोनों को हीट करें, इसको भी हीट करें ऐसे, हीट करें, तो बताओ कौन जल्दी हीट हो जाएगा, कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा? ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, इंडिविजुअल टाइप का है।
एक का दूसरे तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो तुरंत उड़ने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, हल्का होगा। और ये एक वाला दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर देखा जाए बीपी की ऑर्डर अगर हम लोग बात करें, बीपी तो कौन ज्यादा होगा, पैरा नाइट्रो इनॉल का ज्यादा होगा, किसे, अर्थो नाइट्रो इनॉल से ना। क्या रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन पैरा नाइट्रो इनॉल। क्लियर है कि नहीं। अगर तुमसे कहा जाए बताओ इसमें कौन जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, तो ये पहला वाला मोर वोलेटाइल है, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा ना, मोर वोलेटाइल नेचर। और ये अगर देखा जाए इसका वोलेटाइल नेचर कम है, लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वेपर में बदलना, ये लेस वोलेटाइल नेचर है। तो बताओ अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन कर दें, स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो, जब दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड को एक कंटेनर में रख दें और उस कंटेनर को धीरे धीरे गर्म करते जाएं और उसमें एक कंडेंसर लगा दें, तो जिस मॉलिक्यूल यानी जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपराइज होने लगेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और उस कंडेंसर के थ्रू दूसरे कंटेनर में जाने लगेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो यहीं रुक जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो वेपराइज होकर के दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो सेपरेट नहीं हो गया, ज्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट पड़ा रह गया और कम वाला बॉइलिंग पॉइंट उड़ गया। जैसे मान लिया डीजल है, डीजल और पेट्रोल दोनों मिक्स हो गया किसी वजह से, डीजल पेट्रोल दोनों मिक्स हो गया। तो डीजल पेट्रोल अगर मिक्स हो गया और तुमसे कहा जाए कि इसको सेपरेट करिए, कैसे सेपरेट करोगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन आप कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि डीजल का अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पेट्रोल का कम है। पेट्रोल वैसे उड़ता है, देखते नहीं उड़ने लगता है, अपने आप ऐसे मिलाते रहोगे चलाते रहोगे अपने आप पेट्रोल वेपराइज हो जाएगा और डीजल पड़ा रह जाएगा, क्योंकि डीजल नहीं वेपराइज होता है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हें पता करना हो अलग अलग जैसे अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करना है तो भी स्टीम डिस्टिलेशन आप यूज करोगे, मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हो, जैसे 10-15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू वो जल्दी दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो कौन अलग होगा सबसे पहले, इंट्रावाल अर्थोनाइट्रोफिनॉल दूसरे कंटेनर में चले जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो वो पहले कंटेनर में रहेगा। ऐसे पढ़े नहीं हो 11th में, ऐसे एक फ्लास्क लगा होता है, इसमें ऐसे पाइप लगा होता है, इसको हीट करेंगे, कंडेंसर लगा देंगे, यहाँ दूसरा कंटेनर होगा, इसमें मान लिया दोनों लिक्विड भर दिए, अर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रो, तो गर्म किया तो अर्थो वाला चला जाएगा इस कंटेनर में, अर्थो वाला कहाँ जाएगा इस कंटेनर में, और पैरा वाला प्रीवियस वाले में ही बचा रह जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बता दें। नेक्स्ट हेडिंग कोल्बे रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कोल्बे रिएक्शन।
कोल्बे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में ज्यादा। देखो कोल्बे रिएक्शन होता क्या, अगर हम फिनॉल का ट्रीटमेंट कर दें CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड में, COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा अर्थो पोजीशन पर। तो लिख सकते हो ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, कंटिन्यू करिए, on treating phenol, on treating phenol with CO2 in the presence of acidic medium, in the presence of acidic medium, A कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज introduced at ortho position, this reaction is called कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है कोल्बे रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कोल्बे रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझो कोल्बे रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। जैसे ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें, सबसे पहले हम लोग NaOH डाल देते हैं, तो NaOH डालते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में बदल जाता है। समझो NaOH का यही काम है, जब ये सोडियम फिनॉक्साइड में बदलता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू फिनॉल, मतलब और सुटेबल तरीके से रिएक्शन हो जाता है, इसलिए बेस डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे अच्छा मतलब रिएक्टेंट बन जाए जो ज्यादा रिएक्टिव रहे। तो NaOH डाल देंगे और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, CO2 और H+ ले लेंगे एसिडिक मीडियम। तो फाइनली क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे OH ग्रुप और अर्थो पर लग जाएगा क्या, COH। इसका नाम है बच्चों 1,2, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है, या इसी का दूसरा नाम है कॉमन नेम सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अगर यहाँ CHO लग जाता तो उसका नाम हो जाता सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम क्या, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जैसे अब मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे इसका कि आखिर में ये कैसे रिएक्शन करके ये बना रहा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर इसके हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात किया जाए बच्चों, तो क्या होगा, स्टेप वन में अगर देखा जाए तो फिनॉल आपका है, आपका फिनॉल है OH, और NaOH के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो ये बदल जाएगा किसमें, फिनॉक्साइड आयन में, O- और Na+। कल ही रिएक्शन देखे थे ना, फिनॉल का NaOH के साथ या सोडियम के साथ कराएं, सोडियम फिनॉक्साइड बदलेगा। अब अगर इनका रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में अगर हम लोग इसका रिएक्शन कर दें, देखना यही सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से इसको बनाया गया। अगर इसका रिएक्शन हम कर दें CO2 के साथ, CO2, तो बताओ CO2 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, मैक्सिमम जनता को यही नहीं पता है।
कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? ये है इलेक्ट्रोफाइल यार। देखो लग ऐसा रहा है जैसे 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है बॉन्डेड फॉर्म में ना, और 8 ही होना चाहिए। तो लग रहा है कि न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। लग यही रहा ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रलाइज टाइप का सिस्टम तो दिख रहा है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, और अगर सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो भले ही ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहां थोड़ा सा पोलर नेचर आ गया है डिफरेंट एटम की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, और जब इधर बॉन्ड टूटेगा इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव है, ध्यान देना, ये कार्बन का जो पॉजिटिव है ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस कार्बन पर हो जाएगा निगेटिव और इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव। देखना, ये पॉजिटिव वाला कार्बन ऑक्सीजन के निगेटिव से डबल बॉन्ड बना लेगा और ये निगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो बनेगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा। देखिएगा ऐसे बना, यहां डबल बॉन्ड हो चुका है, यहां भी डबल बॉन्ड ऐसे पड़ा रहेगा, यहां C, यहां हो चुका है डबल बॉन्ड, अभी तो है ही ना एक डबल बॉन्ड, और एक पर ऐसे निगेटिव चार्ज हो गया, सिंपल। क्लियर है कि नहीं? ये पहले था एरोमेटिक, ये पहले था बच्चों एरोमेटिक, और ये बदल चुका है नॉन एरोमेटिक में। और आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, तो वो दोबारा अपना एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, मतलब फिर से एरोमेटिक होना चाहेगा, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां छुपा हुआ है ना, दिखे चाहे ना दिखे, समझ लो एक हाइड्रोजन हमेशा वहां छुपा रहता है। तो जब एक हाइड्रोजन यहां छुपा है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, तो इस कार्बन पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे तो इसका ऑक्सीजन पर निगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ऐसे बॉन्ड बनेगा। देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, देखो एरोमेटिक बन गया बेंजीन के जैसा, और यहाँ O पर निगेटिव चार्ज हो गया, और ये हाइड्रोजन निकला हुआ है तो यहाँ आकर के OH से जुड़ गया, और बाकी C डबल बॉन्ड O और O पर ऐसे निगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ एसिडिक मीडियम है कि नहीं, H+ है कि नहीं, तो यहाँ H+ एक बार निकाल दो, अपना खुद का निकला हुआ है, और एक बार फिर ऐड कर दो, तो ये जो एडिशनल हाइड्रोजन है इसके साथ मिल करके ऐसे OH बना देगा। तो इसी का नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बन गया। और समझ में आया? तो ये है आपका कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म। मेन मैकेनिज्म अगर आ रहा है एग्जाम में मैकेनिज्म लिखना, अदरवाइज डायरेक्ट ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। क्या पूछा जा सकता है, कोल्बे रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो कोल्बे रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है ना। और कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है यार, CO2, CO2 ही तो है इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कोल्बे रिएक्शन का क्या है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पोलर इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल और पोलर, या कह सकते हो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल। तो अब इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचा है, रीमर टीमर रिएक्शन, जो मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम में आने का, और 2 रिएक्शन और बचे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो कुल मिलाकर के 3 रिएक्शन बचे हुए हैं, कल ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे समाप्त। ओके, थैंक यू।